नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम देखेंगे बिहार पुलिस के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमिक द्वारा जो है जो बुक जो लॉन्च किया गया है 63 सेट जो है उसमें जो है टेस्ट सीरीज जो है 1 जो है आज के इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। टेस्ट सीरीज 1 में जो है टोटल 22 पेज जो है इसमें है, ठीक है। यानी टोटल क्वेश्चन जो है कितना क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ इतना किया गया है, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन को वहाँ पर अटेम्प्ट किया गया। एक एक क्वेश्चन को उसके साथ में 20-20, 30-30, 40-40 क्वेश्चन को जो है कवर किया गया है, ताकि जो एग्ज़ाम आने वाला है बिहार पुलिस का उसमें जो है कोई भी आपको दिक्कत जो है ना हो, ठीक है। तो इसमें कौन सा सीरीज हम देखेंगे, सेट 1 जो है इसमें हम देखेंगे, यानी सीरीज कितना, सीरीज 1, ठीक है, बिहार पुलिस के लिए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। यदि आप बिहार पुलिस की एग्ज़ाम दे रहे हो, इसको भी यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो 100% जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टोटल बुक को यदि अच्छे से कवर कर लेते हैं तो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ जितना भी चीज़ यहाँ पर दिया हो पूरा अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया। कौन सा तंत्र जो है 1980 के दशक में कौन सा तंत्र तैयार किया, तो जनहित याचिका। 1980 में कौन, तो जनहित याचिका, जनहित याचिका। अब इसको व्याख्या हम देखेंगे पूरी तरह से, ठीक है। अब देखिए 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका यानी तंत्र तैयार किया। 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका यानी PIL की व्यवस्था को सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी, क्योंकि अब गरीब लोग भी अदालत में इंसाफ पाने के लिए जा सकते हैं। यानी पहले नहीं जा सकते, लेकिन अब जो है गरीब लोग भी अदालत में इंसाफ पाने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अलग जनहित याचिका PIL जिसको कहा जाता है के तहत सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। मुकदमे का क्या है, प्रावधान है, मुकदमे का प्रावधान है। अब देखिए अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें से यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए, पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। तो देखिए अगला देखते हैं, यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। यानी यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा जो है पीड़ितों के पक्ष में दायर जो है किया जा सकता है। कौन, तो PIL। भारतीय न्यायिक पद्धति में जनहित याचिका उस समय लाया गया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। यानी जनहित याचिका जब लाया गया था तो उस समय जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे PN भगवती। PN भगवती यानी प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती, ठीक है। अगला हम देखते हैं भारत में जनहित याचिका की अवधारणा, ठीक है, व्याख्या है। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा की बीज सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर 1976 ईस्वी में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई मामले में बोया गया था। कब, बनाम अब्दुल भाई मामले में बोया गया था। अगला कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक जो है उनको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो है किसके पास होता है, तो कानून जो बनाने का अंतिम जो अधिकार होता है वो होता है संसद के पास। किसके पास होता है, संसद के पास होता है। अब इसको थोड़ा पूरा व्याख्या देखते हैं। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। किसके पास होता है, तो संसद के पास होता है। आगे कि भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा को सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है। यानी भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा के सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है, तो संसद बोला जाता है। संसद जो है बोला जाता है। आगे है कि लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा जो है संपूर्ण भारत के लोगों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। जबकि राज्यसभा राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए लोकसभा संपूर्ण भारत को प्रतिनिधित्व करता है, जबकि राज्यसभा राज्यों एवं केंद्र शासित
प्रदेशों का प्रतिनिधित्व जो है करता है। अलग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कितना, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा यानी उच्च सदन की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है राज्यसभा से संबंधित है। किससे, तो राज्यसभा से संबंधित है। अगला है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकता है। देखिए राज्यसभा का बोलेगा तो 250, राज्यसभा कितना 250, परंतु वर्तमान में यह कितना है 245 है। लोकसभा में जो शुरू में था 552 सीट था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है तो 550 सीट है, 550 सीट जो है, ठीक है। यानी वर्तमान में राज्यसभा में कितनी संख्या है तो 245 है, लेकिन होना कितना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए 250 जो है अधिकतम होना चाहिए। देखिए आगे देखते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। यानी सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है वो किस राज्य की है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य की है। लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और राज्यसभा में भी। देखिए राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है उत्तर प्रदेश में, तो ये है कितना, तो 31 सीट है राज्यसभा में। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा एक कैसा सदन है बोलेगा, तो राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, ठीक है। इसका विघटन कभी नहीं हो सकता। इसका देखिए राज्यसभा का जो विघटन होता है वो कभी नहीं हो सकता। राज्यसभा का विघटन कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। लोकसभा का विघटन हो सकता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति हो जाता है। देखिए इसके 1/3 सदस्य किसका, तो राज्यसभा का 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक वर्ष जो है सेवानिवृत्त हो जाता है, सेवानिवृत्त जो है हो जाता है। अगला है देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा निम्न सदन, अब देखिए लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। देखिए लोकसभा के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। देखिए लोकसभा अगर बोलेगा तो कितना में है, तो 81 में है। लोकसभा अगर बोलेगा तो 81 में है, लेकिन राज्यसभा अगर बोलेगा तो कितना, राज्यसभा बोलेगा तो 80 में है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना 550 हो सकता है, 550 हो सकता है, 550 जो है हो सकता है, 550 हो सकता है अधिकतम संख्या। शुरुआत में इसकी संख्या कितना था 552 था, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा की तरह अस्थाई सदन नहीं है। लोकसभा पहले ही बोल चुके हैं कि लोकसभा जो है राज्यसभा की तरह अस्थाई सदन नहीं है, ठीक है। अर्थात इसका विघटन 5 वर्ष या इसके पहले भी हो सकता है। देखिए लोकसभा का विघटन जो है या तो 5 वर्ष या 5 वर्ष के पहले भी हो सकता है, ठीक है। अगला 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 1976 में, याद रखना है, 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिए, लेकिन पुनः 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको 5 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष जो है कर दिया। देखिए पहले 5 वर्ष था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो है इसको 5 वर्ष से लेकर कितना 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन फिर से 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको यानी 6 वर्ष से फिर 5 वर्ष जो है घटाकर कर दिया गया। अब देखिए भारत में न्यायपालिका 3 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय स्थान पर भारत का उच्चतम न्यायालय। देखिए भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं। न्यायपालिका के कितने स्तर, 3 स्तर जो है पाए जाते हैं, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का उच्चतम न्यायालय है, यानी सर्वोच्च न्यायालय है। आगे देखिए सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, SC यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट का ही प्रतिरूप है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है।
अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। आगे देखते हैं कि मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित, मूल संविधान है, मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी, 8 थी। अब देखिए मूल जो संविधान था, जो ओरिजिनल जो संविधान था, उस संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश की संख्या कितना था, तो 8 था। ठीक है, ओरिजिनल जो संविधान था उसमें कुल न्यायाधीश सहित जो न्यायाधीशों की संख्या कितना था, तो 8 था। याद रखना है 8, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, वर्तमान में यह संख्या कितना, 34+1। 34+1 कहने क्या मतलब, ठीक है, 33 न्यायाधीश और एक जो है मुख्य न्यायाधीश, एक जो है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यानी 34 है वर्तमान में टोटल। ठीक है, संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। अब देखिए संसद यदि चाहे तो न्यायाधीश की संख्या कितनी भी हो तो उसमें वृद्धि कर सकती है। कौन वृद्धि कर सकता है, तो संसद जो है वृद्धि कर सकता है। संसद जो है वृद्धि कर सकता है किस में, तो न्यायाधीश की संख्या में संसद जो है वृद्धि कर सकता है। अब देखिए भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है। अब देखिए निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख अगर बोलेगा तो अनुच्छेद कितना से है, तो निर्वाचन से संबंधित जो अनुच्छेद 324 से 329 तक जो है, भाग अगर पूछेगा तो 15, भाग बोलेगा तो 15। ठीक है, अगला है भारतीय निर्वाचन के संबंध में मुख्य 2 प्रकार की पद्धतियां अपनाई जाती हैं। भारतीय निर्वाचन के संबंध में मुख्यतः कितने प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है, तो 2 प्रकार की। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अगला फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। भारत में जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी डायरेक्ट इलेक्शन होता है वहाँ लगभग हर जगह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाई जाती है, जैसे लोकसभा व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन प्रक्रिया में। अब देखिए एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यह निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचित में अपनाया जाता है। अब देखिए एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किनका किनका निर्वाचन होता है, तो देखिए राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, राज्यसभा का होता है, राज्य विधानसभा के परिषद के सदस्यों का निर्वाचन भी अपनाया जाता है। अगला है कि भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, यानी भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद जो है, देखिए उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका से लिया गया है। आगे देखते हैं वरीयता के क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के पद के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। वरीयता के क्रम में उपराष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति के पद के दूसरा सर्वोच्च पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया। अब देखिए उपराष्ट्रपति कितना में होना चाहिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में उपराष्ट्रपति की चर्चा है, तो उपराष्ट्रपति की चर्चा जो है अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है। अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब देखिए अनुच्छेद 63 में ये बताया गया है कि एक उपराष्ट्रपति होगा भारत के लिए, लेकिन अनुच्छेद 64 के तहत जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, सभापति यानी उपसभापति होगा कौन, उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 64 के तहत। अगला देखते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है कौन रखवाता है, ये जो है राष्ट्रपति रखवाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है, तो राष्ट्रपति रखवाता है।
भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण को राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट भी कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या बोला जाता है? तो बजट भी जो है कहा जाता है, बजट भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है। यह दस्तावेज बजट प्रक्रिया का हिस्सा होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार की अनुमानित वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है। यह दस्तावेज बजट प्रक्रिया का हिस्सा होता है। बजट प्रक्रिया का क्या होता है? हिस्सा। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में है। वार्षिक वित्तीय अगर बोलेगा तो अनुच्छेद 112 में। अगला है कि वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय के द्वारा आम बजट तैयार करवाया जाता है। वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय के द्वारा आम बजट जो है तैयार करवाया जाता है। आम बजट जो है तैयार करवाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी थे। स्वतंत्र भारत के, ये भी पूछ देगा सीधे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. शनमुखम चेट्टी। ठीक है, जिन्होंने पहला बजट पेश किया था। पहला बजट बोलेगा किसने पेश किया था? तो आर.के. शनमुखम चेट्टी। ठीक है, अगला है कि अनुच्छेद 75 जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 75 जो ये बोलता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद कितना के द्वारा? तो अनुच्छेद 75 के द्वारा। ठीक है, सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर जो व्यक्ति रहे थे वो कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला है इंदिरा गांधी एच डी देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। यानी इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। अब देखिए पी.वी. नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। यानी पी.वी. नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। यानी कोई भी सदन का सदस्य नहीं था, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या किसी भी प्रकार का। ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। ठीक है, अब अगला देखिए तीन प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पद अवधि के दौरान ही हो गई थी। अब देखिए 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इनकी मृत्यु जो है पद पर रहते हुआ जो है हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं मोरारजी जी देसाई सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री। सबसे अधिक उम्र में जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे? सबसे अधिक उम्र में जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे मोरारजी जी देसाई। वो कौन थे? मोरारजी जी देसाई थे सबसे अधिक उम्र में बनने वाले। मोरारजी जी देसाई सबसे अधिक उम्र में, और सबसे कम उम्र में बोलेगा तो राजीव गांधी। अगला है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। अब सर्वाधिक लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? तो बलराम जाखड़ था। अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे अधिक समय तक कौन बना रहा था? तो बलराम जाखड़ थे, जिसका कार्यकाल 9 वर्ष 329 दिनों तक चला था। 9 वर्ष 329 दिन, यानी लोकसभा अध्यक्ष कितने दिनों तक रहा था? 9 वर्ष 329 दिनों तक ये जो है रहा था। यानी 1980 से 1989 मानकर चलना है। ठीक है, 1980 से 1989 तक।
राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो देश का क्या होता है? राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है एवं भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यह स्वतंत्रता के बाद जो जन्म लिया था वो कौन सी थी? ये थी द्रौपदी मुर्मू जो थी। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में जो है क्या क्या शामिल है? तो देखिए, संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। संघ और राज्यों के बीच और राज्यों व राज्यों के बीच जो विवादों का निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय में के क्षेत्राधिकार में क्या है? शामिल है। अब जो देखिए इसका विस्तार हम देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में मौलिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान है। मौलिक क्षेत्राधिकार अगर बोल दे तो अनुच्छेद 131। मौलिक क्षेत्राधिकार अगर बोल दे तो अनुच्छेद कितना? तो अनुच्छेद 131 में, ठीक है। अब देखिए, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है जो इस प्रकार है। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो कितने प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय 3 प्रकार की मामलों की सुनवाई करता है। पहला मामला देखते हैं। एक तरफ भारत सरकार तथा दूसरे तरफ एक या एक से अधिक राज्य की सरकारें हों। एक तरफ भारत सरकार होगा और दूसरे तरफ जो है एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें होगी, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच क्या उत्पन्न विवाद? 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद। केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना। केंद्र या कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों को दूसरी तरफ हो जाना, ठीक है। अब आपराधिक मामले को थोड़ा हम देखते हैं। आपराधिक मामला यह एक ऐसी क्रियाओं से संबंधित है जिसे कानून में अपराध माना गया है। जिसे कानून में क्या माना गया है? अपराध माना गया है। जैसे चोरी, हत्या, दहेज, उत्पीड़न। जैसे चोरी, हत्या, दहेज, उत्पीड़न, ठीक है। आपराधिक मामलों में ये सब रखा गया है, ठीक है। अब देखिए, इसमें FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच कर अदालत में केस फाइल कर सकती है। अब देखिए, इसमें क्या कर सकता है लोग? FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच कर अदालत में केस फाइल जो है करती है। अपराधी के दोषी पाए जाने पर जेल या जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। अपराधी अगर दोषी है तो उस पर जेल होगा, जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। यानी जेल भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है और ऊपर से पैसा भी जो है हो सकता है, ठीक है। दीवाना मामले क्या होता है? दीवानी मामले, उसको थोड़ा हम समझते हैं। दीवानी मामले, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से है। इसका संबंध जो है दीवानी मामला व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से है। किससे है? तो उल्लंघन से है। जैसे जमीन विवाद, वस्तुओं की खरीदारी, किराया, तलाक आदि। जमीन विवाद, वस्तुओं की खरीदारी, किराया और तलाक, यानी ऑप्शन नहीं, ये हो जाएगा। दीवानी मामले में प्रभावित पक्ष न्यायालय में एक याचिका का दायर करता है। प्रभावित पक्ष न्यायालय में एक याचिका का दायर करता है। अब देखेंगे सोवा रिगपा क्या है? सोवा रिगपा क्या है? सोवा रिगपा जो है एक क्या है? देखिए, सोवा रिगपा जो है एक हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। हिमालय की दवा पारंपरिक पद्धति है। अब देखिए, सोवा रिगपा हिमालय की पारंपरिक दवा की पद्धति है। एक सोवा रिगपा चिकित्सा की एक पारंपरिक पद्धति है जो भारत के हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। सोवा रिगपा बोलेगा पहले किधर पाया जाता है? तो हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। हिमालय के
क्षेत्रों में जो है पाया जाता है। यह चिकित्सा पद्धति तिब्बत से आई है। यह चिकित्सा पद्धति जो है सोवा रिगपा कहाँ से आया है? तो यह जो आया है वो तिब्बत से आया है, तिब्बत से आया है और दुनिया भर में सबसे पुरानी चिकित्सा परंपराओं में से एक है। दुनिया भर में सबसे पुरानी चिकित्साओं में से एक कौन है? तो सोवा रिगपा, ठीक है। अब देखिए सोवा रिगपा शब्द का अर्थ है उपचार का ज्ञान और यह भोटी भाषा से लिया गया और यह भोटी भाषा से क्या किया गया है? तो लिया गया है और यह भोटी भाषा से लिया गया है। सोवा रिगपा के ज़्यादातर सिद्धांत और अभ्यास आयुर्वेद के समान है। सोवा रिगपा के ज़्यादातर सिद्धांत और अभ्यास आयुर्वेद के समान है। आयुर्वेद के क्या है? तो समान है। सोवा रिगपा के ज़्यादातर सिद्धांत और अभ्यास आयुर्वेद के समान है। आयुर्वेद के क्या है? समान है। सोवा रिगपा इलाज के लिए शरीर और मन के विकास के महत्व को दिया जाता है। मन के विकास के महत्व को दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए सोवा रिगपा के अभ्यास को विनियमित करने के लिए धर्मशाला में तिब्बती चिकित्सा के लिए केंद्रीय परिषद स्थापित है। केंद्रीय परिषद जो है स्थापित है। सोवा रिगपा के संस्थाओं के लिए मुख्य भारतीय केंद्र लद्दाख और धर्मशाला है। केंद्र जो है लद्दाख और धर्मशाला है, यानी सब कुछ है इसके लिए, ठीक है। आगे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का उद्घाटन कहाँ किया? ये जो है करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसको आप छोड़ते हुए चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो अभियान जो है कोलकाता में किया था। कहाँ में? तो कोलकाता में। हुगली नदी के नीचे बनी मेट्रो सुरंग कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है और हावड़ा मैदान की एस्प्लेनेड को जोड़ती है। अब देखिए गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है दिया जाता है? गोलकीपर, तो गोलकीपर के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह जो है पुरस्कार दिया जाता है। हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार जो है दिया जाता है। हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार जो है दिया जाता है। आगे गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए हॉकी इंडिया के बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। बलजीत सिंह पुरस्कार जो है दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत में हॉकी के गोलकीपरों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत में खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत में खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, भारत में किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला पुरस्कार है। भारत में किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राशि एक प्रमाण पत्र। देखिए मेजर ध्यानचंद के खेल रत्न पुरस्कार राशि में एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए के नगद पुरस्कार जो है दिया जाता है। 25 लाख रुपए के नगद पुरस्कार जो है उसको दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि। अब देखिए अर्जुन पुरस्कार में कितना रुपये दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार में जो है दिया जाता है 15 लाख रुपया। लेकिन ध्यानचंद अगर बोलेगा पुरस्कार में 25 लाख रुपया, अर्जुन पुरस्कार में 10 लाख रुपया दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपया, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपया और द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपया। नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपया और लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपया जो है दिया जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह जो है नहीं है? तो जुगनू। निम्नलिखित में से जुगनू जो है भू-अस्थायी उपग्रह जो है नहीं है। जुगनू एक नैनो सैटेलाइट है। जुगनू क्या है? एक नैनो सैटेलाइट है।
जुगनू एक नैनो सैटेलाइट है। जुगनू क्या है? तो जुगनू एक नैनो सैटेलाइट है जिसे इसरो के मार्गदर्शन में आईआईटी कानपुर द्वारा बनाया गया। आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाया। जुगनू एक नैनो सैटेलाइट है जिसे इसरो के मार्गदर्शन में आईआईटी कानपुर द्वारा बनाया गया। आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाया गया। भारत के कुछ प्रमुख भू-अस्थायी उपग्रह। देखिए, भारत के कुछ प्रमुख भू-अस्थायी उपग्रह कौन है? इनसेट जो है भू-अस्थायी उपग्रह है। इनसेट क्या है? इनसेट भू-अस्थायी उपग्रह है। इनसेट भू-अस्थायी उपग्रह है। इनसेट जो है ना भू-अस्थायी उपग्रह है। इनसेट जो है भू-अस्थायी उपग्रह है। इनसेट जो है भू-अस्थायी उपग्रह है। इनसेट, जीसैट, एडुसैट और हेमसैट, यानी जितने भी सेट है वो है भू-अस्थायी। भू-अस्थायी भू-अस्थायी उपग्रह। इनसेट, इनसेट, जीसैट, एडुसैट और हेमसैट और कल्पना 1। कल्पना 1, कल्पना 1, कल्पना 1 जो है क्या है? तो भू स्थिर ग्रह है। जीसैट, मीसैट, एडुसैट, हेमसैट, जीसैट ये सारे क्या है? तो भू स्थिर उपग्रह है। आगे देखते हैं। सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस किस्त को समर्पित है। किस रिश्ते को जो है समर्पित है? इस रिश्ते को समर्पित है, यानी किस रिश्ते को जो है समर्पित है? ये जो है भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित है। भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित है सामा चकेवा। सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है। भाई बहन के रिश्ते को क्या है? समर्पित है। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक मनाया जाता है। पूर्णमासी तक मनाया जाता है। बिहार के अन्य लोक नाट्य नृत्य। अब देखिए, बिहार के अन्य लोक नाट्य। विदेशिया कहाँ का है? विदेशिया, चलिए विदेशिया देखते हैं। विदेशिया भोजपुर क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है। इस नाट्य में महिला पात्र की भूमिका पुरुष कलाकारों द्वारा निभाया जाता है। महिला पात्र की भूमिका पुरुष कलाकारों द्वारा निभाया जाता है, यानी विदेशिया महिला पात्र की भूमिका पुरुष कलाकारों के द्वारा जो है निभाया जाता है। जट जाटिन, जट जाटिन कहाँ? तो जट जाटिन कहाँ का? तो बिहार का। जट जाटिन कहाँ का? तो बिहार का है। केवल अविवाहित द्वारा इस लोकनाट्य में जट जाटिन के विवाहित जीवन की प्रदर्शित किया जाता है। जट जाटिन कहाँ का? तो बिहार के। जट जाटिन बिहार का। डोमकच, डोमकच यह नाट्य घर आंगन में ही बारात जाने के बाद व अन्य विशेष अवसरों पर विवाहित महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। विवाहित महिलाओं द्वारा प्रस्तुत जो है किया जाता है। इस लोक के नाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हास्य, परिहास, अश्लील हाव भाव तथा संवाद को प्रदर्शन किया जाता है। किसमें? तो डोमकच में। ठीक है। अगला है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल का वास्तुकार जो थे वो कौन थे? ताजमहल का वास्तुकार तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। उस्ताद अहमद, ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जबकि डिज़ाइन का उस्ताद ईसा ने बनाया था। डिज़ाइन उस्ताद ईसा ने बनाया था। डिज़ाइन अगर बोलेगा तो उस्ताद ईसा ने बनाया था, उस्ताद ईसा ने बनाया था, लेकिन वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला है कि शाहजहाँ के कार्यकाल को वैभव और प्रकाष्ठा के कारण मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी मुगल काल का स्वर्ण काल किसको? तो शाहजहाँ के काल को कहा जाता है, वैभव और प्रकाष्ठा के कारण। अन्य तथ्य जो है थोड़ा हम समझते हैं इसको, अन्य तथ्य को। शाहजहाँ ने 24 फरवरी 1628 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाया था। शाहजहाँ ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? तो 24 फरवरी 1628 को। 24 फरवरी 1628 को शाहजहाँ ने अपना राज्याभिषेक जो है करवाया था। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था। तो आगरा में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये जो करवाया गया था मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। शाहजहाँ के काल में आए प्रमुख यात्री। शाहजहाँ के काल में जो यात्री कौन कौन आए थे उसको चलिए थोड़ा हम देखते हैं। तो देखिए, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेविनियर। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर आया था शाहजहाँ के काल में। बर्नियर किसके काल में आया था? शाहजहाँ के काल में। ट्रेविनियर किसके काल में आया था? तो शाहजहाँ के काल में। मनुची, ये कहाँ का? तो इटली का है।
मनुची इटली का है। ये किसके काल में आया था? तो ये शाहजहाँ के काल में आया था। पीटर मुंडी इसने अकाल का वर्णन किया इंग्लैंड का। ठीक है, ये कहाँ कब आया था? तो शाहजहाँ के काल में। शाहजहाँ ने इनायत खान, जिन्होंने शाहजहाँ लिखा को संरक्षण दिया। शाहजहाँ ने इनायत खान, जिन्होंने शाहजहाँ लिखा को कहाँ संरक्षण जो है दिया था, यानी इनायत खान को संरक्षण किसने दिया था? शाहजहाँ ने। आगे की बसावन उत्कृष्ट मुगल चित्रकार थे। बसावन क्या थे? तो बसावन जो थे वो उत्कृष्ट मुगल चित्रकार थे। इनका संबंध आधुनिक उत्तर प्रदेश से था। आधुनिक उत्तर प्रदेश। बसावन का संबंध किससे था? चित्रकार से था। तो बसावन का संबंध चित्रकार से था। इसका संबंध जो है कि कहाँ से था? तो उत्तर प्रदेश से था। इन्हें अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता है। इन्हें अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार जो है माना जाता है। किसको? बसावन को। अब्दु असमद जो है कौन है? इनके बारे में देखते हैं। अब्दु असमद। अकबर ने प्रसिद्ध चित्रकार अब्दु असमद को सीरी कलम की उपाधि एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दिया था। अब्दु समद को अकबर ने प्रसिद्ध चित्रकारी अब्दु समद को सीरी कलम की उपाधि किनको दिया गया था? तो अब्दु समद को। किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि किसने प्रदान करी थी? तो ये जो अकबर ने प्रदान करी थी। अब देखिए, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक डैश का निवासी था। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक डैश का निवासी था। किसका निवासी था? तो ये किसका निवासी था? तो ये था राजगृह का निवासी था। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक, यानी जीवक किसका था? तो ये जो था राजगृह का था। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक राजगृह के रहने वाले थे या राजगृह के निवासी थे। मगध में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने किया था। मगध में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इन्होंने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। मगध में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इन्होंने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक मगध पर जो है शासन किया था। इनका उपनाम सेनीय था। इनका उपनाम क्या था? सेनीय जो था इनका उपनाम था। सेनीय क्या था? तो इनका जो उपनाम था वो क्या था? वो सेनीय था। इनका उपनाम क्या था? तो वो था सेनीय। इनका उपनाम क्या था? तो सेनीय था। ठीक है, सेनीय था। अस्थाई सेना रखने के लिए, सेनीय मतलब अस्थाई सेना रखने के कारण। अवंती राज्य के राजा चंडोप्रद्योत जब बीमार हुए तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंडोप्रद्योत की सेवा के उज्जैन के लिए भेजा था। के लिए कहाँ? उज्जैन भेजा। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर संख्या 12 से 14 के उत्तर दीजिए। यानी ध्यानपूर्वक इसको पढ़कर आपको क्या करना है? इसको उत्तर देना है। ठीक है, देखिए आप इसको रोककर आप इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा हम यहाँ ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इसका हम आंसर बता देते हैं आपको। इसको आप रोककर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, देखिए गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी होती है। तो लोगों की सोच कैसी होती है? तो बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। बाल श्रम समाप्त करना किसका दायित्व है? तो सरकार का जो है दायित्व है। अब देखिए, गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए समर्थन प्रयास क्यों किए जाने चाहिए? बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। बाल श्रम के कारण जो है बच्चों का क्या छिन जाता है? तो बच्चों का बचपन जो है छिन जाता है। बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। ठीक है, वह उतना ही है इसमें। वह काम जो बच्चों के उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक उपयुक्त परिभाषा संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये जो बाल श्रम से संबंधित है। बाल श्रम से संबंधित है। बाल श्रम से संबंधित है।
उपयुक्त परिभाषा बाल श्रम से संबंधित। उपयुक्त परिभाषा किससे संबंधित? बाल श्रम से। ऊपर वाला जो राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? संवैधानिक प्रावधान जो है वो क्या है? संवैधानिक प्रावधान जो है वो क्या है? तो देखिए संवैधानिक प्रावधान जो है वो क्या है? तो वो जो है राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। राज्य की विधान परिषद की संख्या राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक जो है नहीं हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगा, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या कुल किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होना चाहिए। केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय प्रणाली अपनाई गई। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद जहाँ हो और विधानसभा सम्मिलित होती है। संविधान के अनुच्छेद 169 संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण तथा उत्साहन की प्रक्रिया का निर्माण जो है किया गया। संविधान के अनुच्छेद 171 संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का निर्धारण इस प्रकार जो है होता है। 1/3 सदस्य राज्यों की स्थानीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, जिला परिषदों आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य के हायर सेकेंडरी या उच्च शिक्षा संस्थानों से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे हों। 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा और सहकारिता से जुड़े हुए होते हैं। वर्तमान के केवल 6 राज्य उत्तर प्रदेश 100, कर्नाटक 75 गो, बिहार 75 और आंध्र प्रदेश 58, तेलंगाना 40 तथा महाराष्ट्र में 78 विधान परिषद विद्यमान है। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/10वां इनमें से अधिक की गणपूर्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये जो है पार्ट 1 वीडियो हो गया, ठीक है। काफ़ी ही ज़्यादा इसमें टाइम लग गया, एक्सप्लेनेशन के साथ हमने किया है। फिर देखिए अभी हमने 15 किया है, फिर 15 करेंगे, फिर 15 करेंगे, फिर लास्ट में जाकर क्या करेंगे, हम जो 20 नंबर क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको भी वीडियो देखने में छोटा हो और आसानी से आप भी कर पाए। तो अभी के लिए जय हिंद, फिर से मिलते हैं अगले पार्ट में।